कभी आपने सोचा है कि ये जो 5,000 रुपए है, ये छोटे कारोबारी इदारे के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यही 5,000 रुपए जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, जो मिल है, फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, जायंट स्टॉक कंपनी है, तो उन इदारों के लिए ये जो 5,000 रुपए है, ये बहुत छोटी रकम है। ये क्यों? जो छोटे छोटे कारोबारी इदारे हैं, उनके लिए ये 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जो मिल है, कारखाने हैं, बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, उनके लिए ये 5,000 रुपए बहुत छोटी रकम है। ये क्यों? यहाँ पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, और वो प्रिंसिपल क्या है? ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल है। कि दिस यानी 5,000 is considered a huge amount for small businesses, but the same amount, 5,000, is considered very low amount for just a company, for large businesses, for large corporation. Why? Because here one accounting principle used that is known as materiality principle. तो materiality principle का क्या मतलब है? हम अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट में या बिजनेस में हम पढ़ते हैं कि ये जो चीज है ये मटेरियल है, और फिर हम पढ़ते हैं कि ये इमटेरियल है। यानी डिसीजन मेकिंग में हम ये बोलते हैं कि इसको यानी कंसिडरेशन में रखें ये मटेरियल है, और इसको इग्नोर करें ये क्या है? ये इमटेरियल है। तो यहाँ पर दो टर्म इस्तेमाल हुआ है, मटेरियल और इमटेरियल। मटेरियल का मतलब यह है वो चीज, वो अमाउंट जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, तो वो चीज या वो अमाउंट, इसको हम कहते हैं कि ये मटेरियल है। जब हम डिसीजन करेंगे तो इसको देखेंगे, इसको यानी कंसीडर करेंगे, और इसकी बुनियाद पर हम डिसीजन करेंगे। तो हर वो चीज जिसकी वैल्यू हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, असरात यानी इस पे असरात इस पे डालता है, तो वो आइटम, वो फैक्टर, वो इवेंट या वो अमाउंट, वो क्या होगा? वो मटेरियल होगा। और इमटेरियल का क्या मतलब है? वो अमाउंट, वो फैक्टर, वो आइटम, वो इवेंट जिसकी वैल्यू कम हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे यानी उसका असर बहुत कम होता है या नहीं होता, तो इस फैक्टर को, इस इवेंट को, इस अमाउंट को हम कहते हैं कि ये इमटेरियल है। ये इमटेरियल है, इट कैन नॉट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो मटेरियल और इमटेरियल का मतलब ये है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि वो तमाम मटेरियल इवेंट, वो तमाम मटेरियल आइटम्स, वो तमाम मटेरियल अमाउंट जिसकी वैल्यू ज्यादा हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता हो, तो अकाउंटेंट पे ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये लाजमी है कि उन आइटम को, उन इवेंट को बराबर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे किताबों में। वो इवेंट, वो अमाउंट, वो आइटम जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, मटेरियल हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, तो अकाउंटेंट पे ये लाजमी है कि उन तमाम इवेंट, आइटम को, अमाउंट को किताबों में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बराबर तरीके से रिकॉर्ड करेगा। यानी अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। क्यों? कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो जो तरीकाकार है, जो गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उनके मुताबिक हम ये रिकॉर्ड करेंगे, यानी अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। फिर कहता है कि और वो इवेंट जो इमटेरियल हो, जिसकी वैल्यू कम हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे उन इवेंट का इफेक्ट कम होता है या नहीं होता, तो इस हालत में अकाउंटेंट फ्री है कि वो अपनी सहूलत के लिए, वो अपनी आसानी के लिए ये जो इवेंट है, ये जो अमाउंट है, ये जो आइटम है, वो अपनी मर्जी के साथ रिकॉर्ड कर सकता है। अगर के दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल
कि अगर वायलेशन हो भी जाए, लेकिन ये जो आइटम, ये जो अमाउंट है, ये जो इवेंट है, इमेटीरियल है, इसकी वैल्यू कम है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इसके असरात कम है या नहीं है, तो अकाउंटेंट फ्री है कि इसमें इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करे, इसमें वक्त यानी इसमें टाइम जाया ना करे, बल्कि अपनी सहूलत के लिए और अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करें कि अगर दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन हो भी जाए लेकिन अपने लिए सहूलत हो। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यह कहता है, अगर आइटम मटेरियल हो, अमाउंट इवेंट मटेरियल हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, तो अकाउंटेंट पे लाजमी है कि वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आइटम अमाउंट इवेंट इमेटीरियल हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे को इफेक्ट नहीं करता, तो अकाउंटेंट फ्री है कि अपनी मर्जी के साथ सहूलत की खातिर आसानी के लिए वो यानी ये रिकॉर्ड करे। मिसाल लेते हैं, अगर कोई एसेट है और वो इमेटीरियल है, इसकी वैल्यू कम है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के एसेट को हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस को हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू को हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली हम इस तरह करते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई एसेट है और इसकी वैल्यू कम है, तो अकाउंटेंट फ्री है कि इस एसेट को डायरेक्टली एक्सपेंस में रिकॉर्ड करे। अगरचे एसेट है हमारे बिजनेस में 5-6 साल 10 साल के लिए यानी ये इस्तेमाल होगा, लेकिन अकाउंटेंट फ्री है क्योंकि जो एसेट की जो वैल्यू है कम है, तो अकाउंटेंट फ्री है कि इसको डायरेक्टली एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर ले। क्यों एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर ले? 1 साल में इसको खत्म करें। अगर हम इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करें तो ये 10 साल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो 10 साल तक हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अकाउंटेंट के लिए यानी 10 साल के लिए यानी ये काम हो यानी बन जाएगा। तो अकाउंटेंट अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए इस एसेट को डायरेक्टली एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर सकता है अगर एसेट क्या है, इमटेरियल है, वैल्यू कम है। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी है। देखें, परचेज शेयर फॉर मैनेजर ₹25,000। हमने मैनेजर के लिए एक कुर्सी खरीदी, इसकी कीमत है 25,000। आप देखें, ये जो मटेरियल और इमटेरियल के हम डिसीजन करते हैं कि ये जो आइटम है ये मटेरियल है और ये जो आइटम है इमटेरियल है, इसके लिए एक बेस है। ये देखें, जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का 5% और लेस, यानी जो हम नेट प्रॉफिट कमाते हैं तो वो आइटम जो नेट प्रॉफिट का 5% हो या 5% से कम हो यानी वैल्यू, तो वो आइटम, वो अमाउंट हम इमटेरियल में यानी काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये जो प्रोफेशनल लोग हैं अकाउंटिंग की फील्ड में, इसने एक बेस बनाया है कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और लेस देन 5%, दिस आइटम, दिस अमाउंट as considered as immaterial amount or immaterial items। तो वो आइटम जो नेट प्रॉफिट का 5% हो या 5 से कम हो तो वो हम इमटेरियल कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब हमने मैनेजर के लिए कुर्सी खरीदी। जब हमने मैनेजर के लिए कुर्सी खरीदी 25,000। अब अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम करोड़ों में, अरबों में यानी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये जो 25,000 रुपए है ये बहुत कम अमाउंट है। तो ये जो 25,000 रुपए है ये अकाउंटेंट फ्री है कि इसको डायरेक्टली चेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले, 1 साल में खत्म कर ले। अगर ये जो चेयर है ये हम 5-6 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल में हमारे पास ये चेयर मौजूद होगी, लेकिन हम रिकॉर्ड में खत्म करेंगे ताकि अकाउंटेंट का काम यानी खत्म हो जाए। 10 साल के लिए, 12 साल के लिए वो डिप्रिसिएशन से आजाद हो जाए। कोई अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो 25,000 रुपए जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई भी चीज नहीं है, इमटेरियल है, तो ये डायरेक्टली हम चेयर एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर ये छोटा बिजनेस है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं,
तो ये 25,000 रुपए हम शेयर एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे और हर साल डिप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे। अगर बिजनेस छोटा है तो 25,000 अमाउंट क्या है, ज्यादा है। अच्छा, परचेज बैटरी ₹20,000, ये भी इस तरह है कि अगर बिजनेस लार्ज है, कंपनी है, हमने एक बैटरी खरीदी, हमने मिसाल के बैटरी लाइट वगैरह ये खरीदे, तो ये जो 20,000 रुपए है ये बैटरी हम 3-4 साल तक हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कारपोरेशन है, मिल है, फैक्ट्री है, तो हम डायरेक्टली बैटरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, बैटरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये जो 20,000 रुपए है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कोई चीज भी नहीं है, डायरेक्टली हम डिप्रिसिएशन से आजाद हो जाएंगे। लेकिन अगर छोटा बिजनेस है जिसमें हम 2 या 3 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं या इससे भी हम करते हैं 1,80,000, इस तरह 70,000 वगैरह, तो ये हम बैटरी एज एन एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे और जितने सालों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं हम हर साल डिप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ₹2 लाख। अक्सर जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे होते हैं ये रिसर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें एक डिपार्टमेंट होता है R&D डिपार्टमेंट। इसमें प्रोफेशनल लोग होते हैं, रिसर्चर होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, नई प्रोडक्ट के लिए वो रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, मार्केट में जाते हैं तो एनालिसिस करते हैं, इसकी बुनियाद पे वो नई प्रोडक्ट यानी लॉन्च करते हैं। अच्छा, तो इस रिसर्च पे जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, अब 2 लाख रुपए है। अब अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है और उनकी जो कैपिटल है ज्यादा है, मिलियन में है, बिलियन में है, और जो प्रॉफिट है वो भी मिलियन में है। अब ये जो 2 लाख रुपए है, अगर ये प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 5% है या 5% से कम है तो ये इमटेरियल आइटम कंसीडर होगा। हम डायरेक्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे, 1 साल में हम खत्म करेंगे, 1 साल में हम खत्म करेंगे। लेकिन अगर ये जो 2 लाख रुपए है ये 5% से यानी ये है ज्यादा है, यानी कंपनी की जो प्रॉफिट है, यानी ये जो 2 लाख है ये कंपनी की प्रॉफिट का मिसाल लेते हैं 25% है। अब जब 25% है तो इसको हम एक्सपेंसेस में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, एज एन एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे और हम हर साल इसको एमोर्टाइज करेंगे, इस पे एमोर्टाइज करेंगे हर साल, यानी इससे कुछ हिस्सा हम एक्सपेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये ट्रक परचेज ₹70 लाख। अब चूंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, 70 लाख रुपए पे हमने ट्रक परचेज कर लिया तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये इमटेरियल नहीं है, ये मटेरियल है, तो ये हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे, ट्रक यानी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, इस पे हम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बाकी जो छोटे छोटे जो एसेट होते हैं, और अब बिजनेस यानी लार्ज लेवल पे है, फैक्ट्री है, कंपनी है, मिल है, अब अगर हम छोटे छोटे एसेट परचेज करते हैं तो अकाउंटेंट यानी ये जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर ये जो अमाउंट है इमटेरियल है, 5% ऑफ प्रॉफिट है या इससे भी कम है, तो अकाउंटेंट are free to regard these assets directly into expense to avoid from charging depreciation each year, ताकि वो हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करने से फिर वो आजाद हो जाए। तो ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल इसका ये मतलब है। थैंक यू।